नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस में। आज हम टॉपिक लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति विज्ञान में। आज हम टॉपिक लेंगे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पीजीटी में या नेट जेआरएफ में, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत ही लोक प्रशासन। लोक प्रशासन स्पेशली टॉपिक तो पीजीटी में है, नेट जेआरएफ में तो है ही है, लेकिन हमने यहां पर टीजीटी को भी ध्यान दिया है। अब आप कहेंगे सर कि लोक प्रशासन का जो टॉपिक है वो पीजीटी में तो है, लेकिन नेट जेआरएफ पीजीटी में है, नेट जेआरएफ में है, लेकिन टीजीटी में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर वास्तव में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो दूसरे पर लागू होता है वो आप पर भी लागू होता है। एक्चुअल में जैसे मैं आपको आज मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब इस 20 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो है तो सिलेबस में पीजीटी के, क्योंकि पूरा टॉपिक ये पीजीटी का सिलेबस में तो है, नेट जेआरएफ सिलेबस में तो है, लेकिन टीजीटी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन 7 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी में भी पूछे गए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जो बच्चा पीजीटी की स्टडी किया होगा, तैयारी किया होगा, या आगे भी इसने प्रिपरेशन किया होगा, वो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, पर जो केवल टीजीटी पर फोकस किया होगा वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई बार टॉपिक में नहीं होने के बावजूद भी कोरिलेट होने के कारण उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और फिर वहीं पर ऐसा बच्चा जो केवल माइनर स्टडी किए रहता है वो फंस जाता है। तो फिलहाल हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये डेली सीरीज चलेगी। डेली 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और जितना ज्यादा आगे जुड़ते जाएंगे, जिस तरह हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा, हम इस सीरीज को ब्रेक नहीं करेंगे। अब डेली आपके, और केवल ना ही राजनीति विज्ञान की बल्कि इतिहास की और भूगोल की भी, यानी जो हमारे एसएसटी की सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जाएगी। हिस्ट्री की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी कल से ही, और ज्योग्राफी की भी कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम ये जो 20 क्वेश्चन लेंगे, ये वो क्वेश्चन हैं जो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो संभावित होंगे, जो नहीं पूछे गए अब तक, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और हम इस हिसाब से कोशिश करेंगे कि व्याख्या हमारी हो कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके कई उत्तर आपको मिल जाए, यानी उसके साथ जो जितने भी कोरिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन फर्स्ट। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी यानी बेसिक। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उन पर फोकस करिए जिन पर उसने जोर दिया है, जिसमें थोड़ी मिस्टेक से भी आपका ऐसा गलत हो जाएगा। तो बुनियादी यानी बेसिक, और आवश्यक यानी नेसेसरी, जिसके बिना कुछ भी चल ना सके, ठीक है। तो आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट, प्रशासनिक कानून, अनुशासन या संगठन। इन चारों में से सबसे बुनियादी यानी बेसिक, सबसे आवश्यक, प्राथमिक तौर पर ही, और आवश्यक तत्व कौन सा है? आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा? अब ध्यान से देखिए अगर इसको, तो क्या सबसे पहले बजट ही होता है? नहीं होता। सबसे पहले चीज बजट ही होती है? नहीं हो सकती बजट, क्योंकि ध्यान समझिएगा भैया, एक्चुअल में स्टार्टिंग इसकी कहां से होती? किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से होती? संगठन से। जैसे परिवार अभी आपका एक संगठन है। अब अगर संगठन है तो उसमें बजट की बात भी होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात भी होगी, प्रशासनिक कानून की बात भी होगी, और उसी में अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात भी होगी। अनुशासन, प्रशासनिक कानून और बजट ये सेकेंडरी हैं। ये कब आएंगे? ये तब आएंगे जब आपका क्या हो जाए, सबसे पहले संगठन बन जाए। क्या हो जाए? संगठन बन जाए। अगर संगठन नहीं बना तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। इसलिए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होगा? संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। अब यहां पर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नहीं पर हमेशा पर फोकस करिए कि नहीं पूछ रहा है। ये थिंकर्स हैं स्टीफन पी रॉबिन्स, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में 3 प्रकार के अवरोध यानी बैरियर में शामिल नहीं है। स्टीफन पी रॉबिन्स साहब ने जो संप्रेषण में अपने अवरोधों को बताया था कि संप्रेषण में कौन कौन से 3 प्रमुख अवरोध होते हैं, यानी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें 3 प्रमुख अवरोध कौन कौन से होते हैं। उनमें उन्होंने बताया था कि शारीरिक अवरोध, उन्होंने कहा था कि 3 अवरोध होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला उन्होंने कहा था कि शारीरिक अवरोध, नो डाउट शारीरिक अवरोध होता है भाई। अगर शरीर में कोई समस्या है तो हम क्या कम्युनिकेशन कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को बोलने की समस्या है, उसके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी और लोगों को समझने में तकलीफ होगी। तो शारीरिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या की बात भी इन्होंने की हुई थी। देखिए कई बार क्या होता है, आपके साथ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ एटमॉस्फेयर सही है, लेकिन फिर भी लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो कम बात करते हैं। अगर कम बात करते हैं आपके तो भी एक समस्या है। कई बार जहां बोलना है आप वहां भी नहीं बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो अकेले में बहुत बात करेंगे, लेकिन 10 लोगों के सामने अगर उनको बोलना है तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ सामान्य है, इसके बावजूद भी आप अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक आपके पास नहीं होती है, या आप अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं ला पाते हैं। तो एक ऐसी समस्या है, एक व्यक्तिगत समस्या है। तीसरी समस्या यहां पर है भाषा संबंधी समस्या। देखिए भाषा भी संप्रेषण में, ये रॉबिन्स के अनुसार भी है और ये सामान्य तौर पर भी देख सकते हैं इसको आप। भाषा की समस्या, अगर 2 व्यक्ति ऐसे सामने सामने हैं जिनकी भाषाएं बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है, यानी एक ऐसी भाषा में बात कर रहा है जिसको आप नहीं समझते हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको वो नहीं समझता है, तो भाषा संबंधी समस्या तो आएगी ना। जाहिर सी बात है कि हमें कम्युनिकेशन में इन तीनों को समझना होगा, और इन तीनों को रॉबिन्स साहब ने बताया था। भाषा संबंधी अवरोध की बात भी की थी। इन्होंने जो बात नहीं किया था स्पेशली, वो किसकी बात नहीं किया था, इन्होंने तकनीकी अवरोध की बात नहीं किया था। यानी स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र नियामकी आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामकी आयोग यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, नवाचार मतलब इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन। तो स्वतंत्र नियामकी आयोग अद्वितीय नवाचार है, ये कहां से आया? कह रहा यूएस प्रशासनिक प्रणाली, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, स्विस प्रशासनिक प्रणाली। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपके यहां एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी जो हमारे यहां उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की अवधारणा आई, ये अवधारणा हमारे यहां बहुत बाद में आई, वो 1991 के दशक में आई। लेकिन अमेरिका हमेशा कैपिटलिस्ट कंट्री रहा है। मोस्टली अमेरिका ने हमेशा पूंजीवाद का समर्थन किया। अब उस पूंजीवाद, जहां पर पूंजीवाद होता है, आप जानते हैं वहां पर निजी उद्योग धंधे बहुत ज्यादा होते हैं, और जब निजी उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन की भावना भी होती है, उनमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है। अब उस कंपटीशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है नॉन हेल्दी कंपटीशन या अनहेल्दी कंपटीशन। यानी एक होता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक होती है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। जो हेल्दी कंपटीशन होता है उसमें आप अपनी क्वालिटी से दबाते हैं, लेकिन जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास सिर्फ बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो फ्यूचर में आपको ग्रोथ के लिए बहुत सारे मॉडल बता सकता है, पर वो रेवड़ी बांटने की हालत में नहीं है। सपोज दैट अगर वो रेवड़ी बांटने की हालत में नहीं है, या रेवड़ी बांटने से आपका नुकसान हो सकता है, या वह जानता है, तो ऐसे में वो क्या करेगा? जो रेवड़ी बांटने वाला है वो आपको आकर्षित ज्यादा कर लेगा, जो नहीं बांटने वाला है वो आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। पर सही यह है कि जो रेवड़ी बांट रहा है वो भविष्य में आपके लिए गलत हो सकता है, या आप ही का नुकसान हो सकता है, और जो रेवड़ी नहीं बांट रहा है वो आपका बेहतर
वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के जिसके पास ज्यादा, 2 फैक्ट्री वाले हैं, ज्यादा पैसा है किसी के पास, तो वह अच्छे सामान को भी सस्ता दे सकता है, लेकिन अगला व्यक्ति जो उसे कंपटीशन नहीं कर सकता है वह उस मुकाबले सस्ता नहीं कर पाएगा। तो आप इसका सामान खरीदेंगे, सस्ता वाला खरीदेंगे, और उसके पैसे के कारण से अगला बंदा बैठ जाएगा। वो अलग बात है, जब वो बैठ जाएगा तो वह भी अपने सामान को महंगा कर देगा। ठीक है, तो ऐसे में इस अनहेल्दी कंपटीशन को रोकने के लिए ही अमेरिका में यह व्यवस्था बनाई गई थी। इसी व्यवस्था को जो हमारे यहां एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, जो हमारे यहां भी उद्योग धंधे इस प्रकार से बढ़ने लगे कि उनमें हेल्दी कंपटीशन की जरूरत थी, तो ऐसे में हमारे यहां भी स्वतंत्र नियामकीय आयोग बनाया गया। जैसे आपका ट्राई है, सेबी है, आईआरडीए है। ठीक है, ट्राई समझते हैं आप लोग, सेबी समझते हैं आप लोग, ठीक है, और आईआरडीए भी समझते हैं आप लोग। ये सब क्या है? ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं। ठीक है, इनको हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं, स्वतंत्र नियामकीय प्राधिकरण या अधिकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा स्वतंत्र नियामकीय आयोग अद्वितीय नवाचार है कहां के? यूएस प्रशासनिक प्रणाली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? चयन यानी सिलेक्शन। ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यानी आपके तैयारी के बाद आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम, पहला इंपॉर्टेंट है, आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, भर्ती या कोष का नियंत्रण? कोष नियंत्रण। भाई कोष नियंत्रण, नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, ये सारी बातें तो तब होगी जब पहले आपकी भर्ती होगी, तब ना। तो पहला कदम क्या होगा? भर्ती होगी ना। पता चला कि जो है फिर हेरा फेरी फिल्म की तरह कि पैसा आया नहीं और दुनिया भर का आपने सोच लिया कि ये करेंगे वो करेंगे, पैसे से पैसा आ जाएगा तो हवा मुड़ने लगे। अरे पहले पैसा तो आने दो। तो ऐसे ही यहां पर है, पहले भर्ती की बात, पहले भर्ती हो जाए तब आपका कोष नियंत्रण, नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश सब बातें आती हैं। तो चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? कि पहले कार्मिकों की भर्ती होनी चाहिए। यानी आंसर क्या सही होगा इसमें? डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रेरणा, प्रशिक्षण। स्थानांतरण के बारे में विचार करते हैं। अगर आप नए नए भर्ती हुए हैं और आपका ट्रांसफर कर दिया जाए तो इससे आपकी दोष या जो कमियां रहती हैं ठीक हो जाएंगी? जाहिर सी बात है नहीं होंगी। ये स्थानांतरण कोई उपाय नहीं है। पदोन्नति, अच्छा जिस पद पर आप उस पद पे तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, आपका प्रमोशन कर दिया जाए तो आप और अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। प्रेरणा, प्रेरणा एक बात हो सकती है, प्रेरणा एक बात हो सकती है, लेकिन ये प्रेरणा आएगी कहां से? ये प्रेरणा आती है प्रशिक्षण से। कहां से आती है? ट्रेनिंग से। ठीक है, ट्रेनिंग कई तरह की होती है और उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का एक भाग होता है प्रेरणा। जैसे एक आर्मी का बच्चा होता है, मान लीजिए 10+2 करके जा रहा है, इंटरमीडिएट के बाद भर्ती हो रहा है, गांव का सामान्य अक्खड़ बंदा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा अच्छा डिसिप्लिन वाला भी हो सकता है, अक्खड़ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में हो सकता ना हो। लेकिन जब वो आर्मी में जाता है तो रफली होता है, आर्मी से भी ट्रेनिंग के बाद निकल के आता है तो फिर वो सोना बन के निकल के आता है, वो सोना भर के निकल के आता है। जैसे एनडीए में ही आप भर्ती जाते हैं तो एनडीए के बाद जब आप ऑफिसर बन के निकलते हैं आप ना, तो जब और इंडियन आर्मी में एनडीए के थ्रू गए हुए ऑफिसर्स सबसे बेस्ट ऑफिसर्स में से माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको प्राइमरी तौर पर भर्ती कर लिया जाता है, यहां तक कि उन्हें ही जेएनयू में वहीं पर उनका ग्रेजुएशन भी करवाया जाता है और 3 साल पूरा आर्मी के अंडर में रहते हैं। 3 साल अगर आप उस ट्रेनिंग में रहेंगे तो आप सोना बन के ही निकलेंगे, भले आप आलू के तौर पर प्रवेश कराए गए हों। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? प्रशिक्षण। सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? क्या करता है दूर? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दूर करती है। आइए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पदोन्नति अंडरलाइन करिए, यानी प्रमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत और अनुशासन सिद्धांत। अगर आप पहले के टाइम का प्रमोशन देखें या प्रमोशन का नियम देखें तो प्रमोशन के 3 नियम हैं। एक तो जो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, पहला जो प्रमोशन होता है वो वरिष्ठता के सिद्धांत पर होता है, यानी सीनियरिटी के सिद्धांत पर होता है। दूसरा जो प्रमोशन होता है बेसिकली वो योग्यता के आधार पर होता है, योग्यता के सिद्धांत पर होता है। और तीसरा जो होता है उसको कह सकते हैं आप वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत। मैं आपको तीनों को थोड़ा समझा रहा हूं। वरिष्ठता सिद्धांत में क्या होता है, सीनियरिटी के लेवल पर आपका प्रमोशन होता रहता है और मोस्टली ये लोअर, जितने भी लोअर पोस्टें होती हैं उनके लिए इसको लागू किया जाता है। ये कहते सबके लिए लागू किया जाता है। सीनियरिटी के आधार पर कुछ ना कुछ प्रमोशन आपका होता रहेगा। अगर पदों का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपके वेतन का प्रमोशन, यानी वेतन में बढ़ोतरी आपकी होती रहेगी। दूसरा योग्यता के सिद्धांत, आपकी जैसे आप मान लीजिए पुलिस वाले हैं, आप हेड कांस्टेबल हैं, पर आपने अचानक ऐसा कोई काम किया, जैसे किसी को पकड़वाने में आपने हेल्प किया, किसी आप मुठभेड़ में शामिल रहे, या आपने कोई केस सुलझाया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसमें आपकी योग्यता, विशिष्ट योग्यता जो है दिखाई पड़ी और पता चला आप हेड कांस्टेबल सीधे आप दरोगा बना दिए गए या सीधे आप सब इंस्पेक्टर बना दिए गए। तो ये कैसा प्रमोशन हुआ? योग्यता के सिद्धांत वाला प्रमोशन हुआ। और तीसरा प्रमोशन वरिष्ठता और योग्यता की बात हो रही है, सीनियरिटी भी हो और आप उसमें योग्य भी हो। जैसे सचिव बनाए जाते हैं, 50 साल के ऊपर वाले सभी क्या हो जाते हैं? सीनियर हो जाते हैं। लेकिन उन सीनियर्स के साथ साथ आप योग्य भी हैं। सीनियरिटी तो आपकी है बट आपके अंदर एबिलिटी भी है, आपके अंदर योग्यता भी है, तो आपको सचिव बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सचिव बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और लेकिन सीनियर तो चाहिए। तो सीनियर तो 50 साल के ऊपर वाले सभी हैं, लेकिन उनमें से योग्यतम कौन है उन्हीं को सचिव बनाया जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा? वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर। अगर हम क्वेश्चन के बेस पर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो क्या माना जाता है? वरिष्ठता का सिद्धांत। ठीक है ना। जब से भर्ती होना शुरू हुई, जब से किसी नियम प्रक्रिया के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ही इस सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा है। अभी भी फॉलो किया जाता है, आगे भी फॉलो किया जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? एल.डी. व्हाइट, जॉन एफ फिफ्नर, ई.एन. ग्लैडन, साइमन। फिर से देखते हैं, एल.डी. व्हाइट, जॉन एफ फिफ्नर, साइमन, ई.एन. ग्लैडन। दरअसल ये क्वेश्चन आया कहां से है? क्वेश्चन ये है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र से प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे है? लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। क्या कहा है इसमें? लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित विचारधाराओं में अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई संकुचित विचारधारा है, कोई व्यापक विचारधारा है, कुछ आदर्शवादी विचारधारा है। इनमें ये जो एल.डी. व्हाइट साहब हैं, इन्होंने एक आदर्शवादी विचारधारा दी थी। क्या कहा था इन्होंने और या उसी आदर्शवादी विचारधारा को ही हम कल्याणवादी विचारधारा या कल्याणकारी विचारधारा भी कहते हैं। इस कल्याणकारी विचारधारा में क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि लोक प्रशासन का वास्तव में उद्देश्य क्या है? लोगों के हितों को पूरा करना या लोक नीतियों का निर्माण करना। और लोक नीति के निर्माण में जितने भी कार्य आते हैं वे सभी लोक प्रशासन के अंदर आते हैं। ये किसने दिया था? एल.डी. व्हाइट ने दिया था। साइमन की थ्योरम अलग है, जॉन एफ फिफ्नर की थ्योरम अलग है और ग्लैडन की थ्योरम अलग है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आगे फिर से आएगा, रिपीट करेगा, तो इन तीनों की थ्योरम को मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूं कि 40-45 मिनट में हम क्वेश्चन को जो है 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दें, क्योंकि इससे बड़े वीडियो पे आप लोग थोड़ा दिक्कत करते हो। क्योंकि अब एक क्वेश्चन पर हम 2 मिनट भी देंगे तो भी हमारा लगभग 40 मिनट को पार कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। प्रशासनिक कृत्यों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज और निर्णयों की वैधता, वैलिडिटी ऑफ डिसीजन के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। सरकार जो काम करती है
वो कानून के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। और अगर कुछ भी संविधान के दायरे से बाहर गया है तो चूंकि एक आपके यहां न्यायिक, जो कि आपके यहां विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका यानी सरकार जो कुछ भी करती है, विधायिका यानी संसद उसका अनुमोदन करती है, लेकिन न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। और अगर जुडिशियल रिव्यू में वो पाती है कि यह क्या है, कार्य जो किया गया सरकार के द्वारा यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको वो रद्द भी कर सकती है। ठीक है ना? तो ये जो न्यायालयों की शक्ति है किस बात की? निर्णयों की वैधता के निर्धारण की, यानी कानूनी है या कानूनी नहीं है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या कहते हैं उसको हम? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा इसका? 8 क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? मियर सिमर पहला ऑप्शन है, सेकंड है वाल्ट, सी है स्टीफन वाल्ट और डी है डेविड हेल्ड। यहां पर देखना होगा आपको कि मियर सिमर ने क्या कहा था, वाल्स ने क्या कहा था, डेविड हेल्ड ने क्या कहा था, स्टीफन वाल्ट ने क्या था। इसमें वाल्ट का ये स्टेटमेंट है क्या कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है उसको 3 तत्वों में बांटा जा सकता है। इन्होंने पहला कहा था कि पहला तत्व हो सकता है संगठनात्मक सिद्धांत, दूसरा हो सकता है इकाइयों का विभिन्नीकरण, ठीक है, इकाइयों को बांटना, और तीसरा कहा था इन्होंने क्षमता का वितरण। ठीक है, क्षमता का वितरण। तो ये संगठनात्मक सिद्धांत ये पहला हो गया, इकाइयों का विभिन्नीकरण ये दूसरा हो गया, और क्षमता का वितरण क्या हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? 3 तत्वों, किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों में बांटा था? किसमें बांटा था? वाल्स ने बांटा था। किसने? वाल्स ने बांटा था। आंसर आपका बी होगा। 3 तत्व क्या थे वो? संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व, यहां ध्यान दीजिएगा, शक्ति और सत्ता दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? एक कोई व्यक्ति पहलवान हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है लेकिन शरीर से बहुत कमजोर है। मजबूत कौन है इस स्थिति में? मजबूत उसके पास सत्ता होती है। सत्ता रूपी शक्ति जिसके पास होती है वह कुछ भी कर सकता है। जिसके पास शक्ति है उसके पास सत्ता हो यह आवश्यक नहीं होता। जैसे जंगल का राजा शेर कहा जाता है, हाथी नहीं कहा जाता है। कुछ कारण होगा कि हाथी क्यों नहीं कहा जाता? उसे क्यों कहा जाता है? कुछ तो कारण होगा ना, क्योंकि जबकि बल उसके पास ज्यादा है, कुछ कारण होगा। ठीक है ना, शक्ति और सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा यहां पर करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? ये आंसर होगा इसमें मैक्स वेबर। क्या होगा इसमें आंसर? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर साहब ने अपने नौकरशाही के आदर्श मॉडल में करिश्माई प्राधिकार की बात की थी। इन्होंने करिश्माई प्राधिकार की बात की थी और उसी प्राधिकार यानी नेतृत्व, लीडरशिप की बात कर सकते हैं आप। शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा किसके द्वारा रखी गई थी? वो मैक्स वेबर के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा था कि करिश्माई नेतृत्व में कि कुछ ऐसा भी नेतृत्व होता है, कोई नेतृत्व ऐसा भी होता है जिसमें विशिष्ट क्षमता होती है, विशिष्ट नेतृत्व क्षमता होती है, और वह विशिष्ट नेतृत्व क्षमता के आधार पर ही अपने आप को एक विशिष्ट स्वरूप में साबित कर पाता है। यानी अपने आप को इस मॉडल में लोगों के सामने ला पाता है, इस स्वरूप में सामने ला पाता है कि लोग उसको
फॉलो करें या उसका अनुकरण करें, या यानी वो लोगों का नेता बन जाता है। जैसे आप गांधी जी को देख लीजिए, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। सुभाष चंद्र बोस को भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से आप अटल बिहारी वाजपेयी को कह सकते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं था लेकिन नेता बने। मायावती को कह सकते हैं आप, मुलायम सिंह यादव को कह सकते हैं आप, लालू यादव को भी कह सकते हैं आप, बाबा रामदेव को कह सकते हैं आप, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को भी आप कह सकते हैं, जिनके कोई बैकग्राउंड नहीं हो लेकिन उन सब के अंदर कुछ विशिष्ट क्षमता हो। जैसे बाबा रामदेव के अंदर शारीरिक थोड़ी समस्या होने के बावजूद भी उनके अंदर कौशल था, और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एक मतलब योग के प्रणेता के तौर पर तो स्वीकार ही करवाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक अच्छा उद्योगपति भी साबित करके दिखाया। इतनी बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के खिलाफ आंदोलन और वैश्विक कंपनियों के खिलाफ अपने उत्पाद को खड़ा कर देना, और मार्केट में उनके उत्पाद अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखे हों, ऐसा देखने को बहुत कम आता है जो शून्य से उठा हो और आगे बढ़ गया हो। मायावती जी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मायावती ने भी अपने दम पे दिखाया और सत्ता दिखाया, अकेले दम पर अकेले दल की सरकार बना के दिखाया। ठीक है, इसी तरह से मुलायम सिंह जी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए, नेता बने। लालू यादव जी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, नेता हुए, गिरफ्तार हुए, नेता बने, लेकिन अपनी विशिष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण लोगों का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार किया, या लोगों ने इनको अपना नेतृत्वकर्ता चुना, लोगों ने विश्वास बनाया। या आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं आप कि नेतृत्व क्षमता नहीं होती तो तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात जनता ने अपना स्वीकार किया नेता ना उनको, तो इसे कहते हैं करिश्माई नेतृत्व। ठीक है, और ये किसने दिया था? मैक्स वेबर साहब। फिर से देखिए एक बार, सत्य को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? टेलर के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, गुलिक उर्बिक के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा? किसके द्वारा रखा गया था? मैक्स वेबर के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए, यानी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में से, यानी अलग अलग टाइप के सिलेबस हो या अलग अलग टाइप की अन्य चीजें हो या समस्या का समाधान हो, में से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम यानी एक निर्णय पर आपको पहुंचना है, चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है विकिरण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा, निर्णय निर्माण। आप किसी समस्या में हैं, समस्या के समाधान के आपके पास कई विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से आपको सबसे अच्छा विकल्प अगर चुनना है तो आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा विकल्प चुनना है तो आप क्या करेंगे? किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ना, और उस निर्णय पर, उस निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय निर्माण। क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। दरअसल ये साइमन की थ्योरम है। किसकी थ्योरम है? साइमन की थ्योरम है। और साइमन साहब ने निर्णय की प्रक्रिया को कुल 7 चरणों में बांटा था। 7 चरणों में उन्होंने जो पहला चरण बांटा था उसमें क्या कहा था? लक्ष्य निर्धारण, यानी पहले एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। दूसरा बताया था इन्होंने कि समस्या की व्याख्या, अगर हमारे सामने सही प्रकार से समस्याएं आएंगी तब तो हम उनको समझ पाएंगे। तीसरा इन्होंने बताया था समस्या का विश्लेषण, अगर हर समस्या का विश्लेषण होना चाहिए क्योंकि हर समस्या अपने आप में विशिष्ट लक्षण वाली समस्या होती है। इसके बाद इन्होंने कहा था वैकल्पिक समाधान, हर समस्या का समाधान होता है लेकिन समाधान का एक विकल्प नहीं होता। जैसे अभी देखा किसी ने आत्महत्या कर ली, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास सिर्फ एक विकल्प था आत्महत्या? ये विकल्प नहीं था, केवल एक विकल्प नहीं था। ये विकल्प हो सकता है लेकिन एक विकल्प नहीं, ये विकल्प नहीं था। उसके पास हजारों विकल्प हो सकते थे। वो आगे केस लड़ सकता था और मजबूती से केस लड़ सकता था, वो हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, पहला समाधान। दूसरा हो सकता था कि वो आप इस समस्या में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को शामिल करता, या किसी मीडिया संस्थान को, मीडिया को शामिल करता, उनको बताता। ठीक है, कोई जनहित याचिकाएं भी फाइल करा सकता था। इसके अलावा भी उसके पास विकल्प थे। इसके पास भाई लड़ता, जब जीवन में आप आए हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा।
आपको लड़ना पड़ेगा। हारना तो सबसे अंतिम, सबसे बहुत आसान उपाय हो सकता है। आप गए और हार गए, तो आपको क्या लगता है आपके हार जाने से या आपके सुसाइड कर लेने से जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? अरे कुछ दिन वो इसी तंत्र का फायदा उठाकर, जब आपके जीवित रहने पर वो तंत्र का फायदा उठा रहा था, तो आपके मरने के बाद क्या वो इसी सिस्टम का फायदा उठा करके फिर से सर्वाइव नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। तो सिस्टम से लड़ने की बजाय सिस्टम से भागना समाधान नहीं होता है, सिस्टम से लड़िए। इसलिए क्या होना चाहिए यहां पर इन्होंने कहा कि समस्या का विश्लेषण होना चाहिए और वैकल्पिक समाधान होना चाहिए। और क्या बताया, पांचवा, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। सबसे उत्तम विकल्प का चुनाव स्वयं में एक निर्णयन है, स्वयं में एक डिसीजन मेकिंग है। तो सबसे उत्तम विकल्प का चुनाव। फिर क्या कहा इन्होंने, निर्णयन का क्रियान्वयन। उत्तम विकल्प का चुनाव तो कर लिया कि कल से हम यह करेंगे, पर कल कभी आता नहीं है, उसका क्रियान्वयन कभी किया ही नहीं आपने, इंप्लीमेंटेशन किया ही नहीं। तो इंप्लीमेंटेशन नहीं तो भी कोई मतलब नहीं हुआ। और लास्ट में कहते हैं निर्णयन की प्रतिपुष्टि। जो निर्णय लिया गया अल्टीमेटली उसकी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो निर्णय लिया गया ये सही था या गलत था, या और लोग भी उसकी क्या करें, पुष्टि करें कि हाँ भाई यही निर्णय सही है। एक अंतिम निष्कर्ष पर तो पहुंचेंगे ना। यही यहां पर कह रहे हैं ये कि एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्णय निर्माण, यानी डिसीजन मेकिंग। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। यह कथन किसका है, फ्रैंक गुडनाउ, हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट। एक्चुअली ये कथन है वुड्रो विल्सन का। किसका कथन है, वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन को आप जानते हैं, वुड्रो विल्सन को ही लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है। वुड्रो विल्सन साहब राजनीति विज्ञान के ही एक प्रोफेसर थे। पढ़ाने के दौरान ही इन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में उसका नाम था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रोफेसर थे, बाद में ये राजनीति में आए, एक राज्य के गवर्नर बने और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और ये अमेरिका के लगभग 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए और इन्हें घरेलू कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और नागरिकों के हितों की रक्षा में संघीय सरकार की भूमिका का क्या रोल हो सकता है, इसको उन्होंने अमेरिका में प्रचारित किया। और इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार जो है वो जो अमेरिका के 5 सबसे प्रमुख राष्ट्रपतियों में से या सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में से इनको चुना जाता है, इनको माना जाता है। यानी वुड्रो विल्सन साहब को अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों में से एक प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है ना। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने अमेरिकी प्रशासन में बहुत सारे इनोवेशन किए थे, बहुत सारे नवाचार किए थे। यानी और अगर ऐसा नहीं होता तो इनका यह स्टेटमेंट, चूंकि आप जानते हैं द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका आर्टिकल था लोक प्रशासन के विषयगत विकास में, वह मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, यानी स्वयं आर्टिकल लिखते समय इन्हें भी नहीं पता था कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वह कुछ कर नहीं रहे बल्कि हम एक इतिहास की रचना कर रहे हैं, ऐसा इनको भी नहीं पता था। और अल्टीमेटली ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, मुने के अनुसार, मुने और रैले दो लोगों का एक कॉम्बिनेशन था थिंकर्स में। मुने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत, संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? सार्वभौमिक सिद्धांत से मतलब यह है कि ऐसा सिद्धांत जिसको सब कोई माने या हर जगह पर वह इंप्लीमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत या यूनिवर्सल थ्योरम। पहला है नियंत्रण का विस्तार, तीसरा है आदेश की एकता, अगला है केंद्रीकरण और अगला है पद सोपान। क्या है, पद सोपान। नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण और पद सोपान। देखिए ये जो पद सोपान है ना, आंसर इसका होगा पद सोपान। पहली चीज तो हायरार्की को इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या माना था, सार्वभौमिक सिद्धांत माना था। ठीक है,
और इसी को हेनरी फेयोल साहब जो है वो स्केलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी को हेनरी फेयोल साहब स्केलर सिस्टम भी कहते हैं, या जो है एक क्रमिक सोपान की प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और यानी एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था कह सकते हैं आप इसको, जिसमें निम्न पद सबसे नीचे होता है और उच्च पद सबसे ऊपर होता है। यानी एक प्रोटोकॉल होता है कि सबसे टॉप पर कौन रहेगा, सबसे नीचे कौन रहेगा, इनके नीचे कौन रहेगा, इनके नीचे, यानी एक प्रोटोकॉल बनाया था। जैसे राष्ट्रपति है तो फिर उपराष्ट्रपति है, तो इसके बाद फला है, यानी जैसे कहीं पर अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कहीं पर राष्ट्रपति जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन होंगे, राष्ट्रपति, उनके पीछे कौन होंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी है तो उपराष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री है तो उनके साथ प्रधानमंत्री के बाद कौन रहेंगे, राज्यपाल। ऐसा नहीं होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के आगे चले जाएं, ठीक है। अब अगर मुख्यमंत्री भी साथ में है तो राज्यपाल के पीछे रहेंगे मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री आगे हो जाए, राज्यपाल पीछे हो जाए। अगर उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो गैर संवैधानिक पद है, तो उप मुख्यमंत्री क्या होंगे, मुख्यमंत्री के पीछे होंगे। ऐसा नहीं कि राज्यपाल के आगे हो जाएं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। यह पद सोपान के आधार पर ही बनती है, हायरार्की के आधार पर ही बनती है, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से इसको निकाला गया है। तो कौन सा है इसमें आंसर, क्या हो जाएगा, पद सोपान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक, दो शब्द यहां पर हैं, हायर और फॉर्मल स्थिति में रहते हैं। सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या अर्ध स्वायत्त विभाग। कह रहा है कि एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में। देखिए यहां क्वेश्चन पूछने का सेंस यह है कि एक तो फॉर्मल स्थिति में रहे और हमेशा हायर स्टेज में रहे, यानी उससे ऊपर कोई और विभाग या संरचना सामने नहीं आए। तो ऐसा कौन हो सकता है साहब, सरकारी विभाग। कोई भी निजी संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, किसी भी सरकारी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी आदेश कितना भी बड़ा हो जाए, सरकारी आदेश से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर सरकारी आदेश है तो ये आदेश है और इसका क्रियान्वयन करना है तो उसका क्रियान्वयन करना है, ठीक है। अगर यह क्रियान्वयन होना है तो क्रियान्वयन होना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सरकारी विभाग, यानी 14th का आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी, उन्नत प्रणाली भी। उन्नत प्रणाली भी क्या कहा जाता है, एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी, उन्नत प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए भर्ती जो होती है वो दो प्रकार से होती है। अगर हम भर्ती की बात करें, दो प्रकार से होती है। एक होती है सीधी भर्ती, सीधी भर्ती, इसी को हम कहते हैं अंदर से भर्ती, इसी को हम कहते हैं बेटा खुली भर्ती, या इसी को कहते हैं बाह्य भर्ती, ठीक है। और एक होती है बेटा भीतर से भर्ती, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, अंदर से भर्ती, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं पदोन्नति प्रणाली, ठीक है, पदोन्नति प्रणाली। जैसे कोई लेक्चरर है, फिर वो आगे रीडर बन गया, फिर वो आगे प्रोफेसर बन गया, ठीक है। मतलब एक सिस्टम बता रहा हूं, मान लीजिए आपको मैं कि कोई भी है कि ये मान लीजिए पहले एक सब इंस्पेक्टर है, फिर वो इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, और उसके बाद वो क्या बन गया, एसओ बन गया, सीओ बन गया। तो ये क्या हुआ, ये प्रमोशन हुआ ना। ये अंदर ही अंदर, ये देखो एक ये हो सकता था कि सीओ डायरेक्ट भर्ती किया जाए, डायरेक्ट भर्ती किए भी जाते हैं। जो पीपीएस होते हैं वो क्या है, डायरेक्ट जो है पहले सीओ ही बनते हैं, सीओ ट्रेनी बनते हैं। लेकिन वहीं पर जो इंस्पेक्टर रहता है वो प्रमोट होकर के भी सीओ बनता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रमोट होकर के सीओ बना, ये क्या हुआ, भीतर से भर्ती हुई, यानी आधे पद लगभग प्रमोशन से भरे जा रहे हैं और आधे पद सीधे भरे जा रहे हैं। जो प्रमोशन से भरे जा रहे हैं, ये पदोन्नत प्रणाली की जो भर्ती होती है, इसे हम भीतर से भर्ती या अंदर से भर्ती कहते हैं, ठीक है ना।
एक तरह से ये इनडायरेक्ट भर्ती भी होती है। आप कहेंगे सर ये अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको भी आगे क्वेश्चन आएगा सॉल्व तो बात करेंगे हम लोग। दरअसल दोनों ही व्यवस्था अपने आप में अच्छी होती है। जो सीधी भर्ती से आते हैं, नए होते हैं, युवा होते हैं, योग्य होते हैं, उनमें कुछ नया करने की क्षमता होती है। लेकिन जो सीनियर प्रमोट होते हैं तो उनमें अनुभव होता है, अनुभव रूपी योग्यता होती है, वो हर चीज को देखे समझे होते हैं, ठीक है, और अपने अनुभव के आधार पर प्रशासन में बेहतर योगदान कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन में दोनों की जरूरत है, यानी अगर नए योग्य लोगों की, नए एनर्जिक पर्संस की जरूरत है तो पुराने सीनियर और अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता होती है। किसी बारात में आप गए होंगे, अगर केवल बारात में युवा ही चले जाएं तो निश्चित रूप से बारात में समस्या आएगी, कहीं भी आग लगा सकते हैं। लेकिन अगर केवल सीनियर ही रहेंगे तो क्या गजल गाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर केवल सीनियर ही जाएंगे बारात में तो भी नहीं अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है, बारात में क्या होना चाहिए, युवा भी होने चाहिए और पुराने योग्य लोग भी होने, पुराने अनुभवी लोग भी होने चाहिए। यानी एक थोड़ा ज्यादा उछलेगा तो एक थोड़ा संभालेगा भी उसको, ठीक है। इसलिए भर्ती में दोनों पद्धति को अपनाया जाता है, सीधी भर्ती भी होती है और पदोन्नत द्वारा भी भर्ती होती है। यहां आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पदोन्नति प्रणाली भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के, यानी गवर्नमेंट सिस्टम के सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? पुनश्च पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। सेवा में प्रवेश करने के पहले किसी सर्विस में आप जा रहे हैं, किसी पद पर आपकी भर्ती हो रही है, तो उस भर्ती में उस पद पर भर्ती होने से पहले ही आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? पुनश्च पाठ्यक्रम नहीं। सेवाकालीन, अरे भाई सेवा में तो अभी आप गए ही नहीं है तो कहां से हो जाएगा? ठीक है, उन्मुखीकरण के प्रशिक्षण, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण भी तो सेवा में भर्ती होने के बाद में होगा ना। एक्चुअल में आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। इसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप। अमेरिका जो अमेरिकी सिस्टम था, स्पेशली भारत में भी अमेरिका से ही ये सिस्टम आया था इंटर्नशिप का, कि जैसे वहां पर अभी भी है। और यहां तक यार कि भारत में राजस्थान राज्य में यह भारत का पहला ऐसा राज्य है, राजस्थान, जहां पर प्रशासनिक सेवा में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो उससे संबंधित पहले आपको कुछ सिलेबस, पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर वो आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जो है उस सेवा भर्ती नहीं हो सकते। अमेरिका वगैरह में पहले से ही है कि आपका हाई स्कूल, आपका इंटरमीडिएट के बाद ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, इंटरमीडिएट से ही आप लोक प्रशासन विषय आप ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका लोक प्रशासन विषय है तो ही आप आगे जा सकते हैं। यानी जिस विषय से, मान लीजिए आपको सपोज दैट कि आपको इंजीनियरिंग सेवा में भर्ती होना है, तो इंजीनियरिंग सेवा का प्रवेश परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आपने फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो। आप आर्ट्स से पढ़ करके इतिहास भूगोल पढ़े हुए हैं और आप कहेंगे नहीं हम इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देंगे, तो आप कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल यही सिस्टम वहां पर रखा गया है अन्य प्रशासनिक संदर्भों में भी, कि आपको पहले ही उसकी प्री ट्रेनिंग दे दी जाए, और इसको हम इंटर्नशिप कहते हैं, ठीक है ना। प्री ट्रेनिंग के बाद ही आप उस सर्विस में जाएंगे, उससे आपको सर्विस की कम से कम ABC पता होती है। उसके बाद भर्ती होने के बाद आपको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा आंसर? फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार मैं। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो क्या होगा इसमें? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है अनुशासन से, दूसरा है मनोबल से, तीसरा है पद सोपान से, और अगला है दृढ़ निश्चय से। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड और दृष्टिकोण यानी आइडियोलॉजी को संदर्भित किया जा सकता है किससे? अनुशासन से। नो डाउट अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी भी संगठन में अनुशासन है तो उनकी एटीट्यूड और उनकी आइडियोलॉजी को रिफरेंसिव किया जा सकता है, लेकिन
क्या सब कुछ अनुशासन ही है? एक्चुअल में इसका आंसर होगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, इसका आंसर होगा बी, मनोबल। अब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए आपका अगर मनोबल ऊंचा है तो आप अनुशासन में भी आ सकते हैं। पद सोपान की प्रक्रिया को भी, अगर आप अपने संगठन से संतुष्ट हैं तो पद सोपान को फॉलो करेंगे। अगर आप असंतुष्ट हैं तो भले कोई बड़ा है, भले कोई छोटा है, से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर असंतुष्टि है तो वो सम्मान, वो आदर आप उसको नहीं दे पाएंगे जो उसको देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये नहीं हो पाएगा। दृढ़ निश्चय, कितना भी दृढ़ निश्चय आपका है, निश्चय कितना भी है, लेकिन अगर आपकी मोरालिटी ही डाउन है, यानी आपका मोरल ही डाउन है, मनोबल ही कम है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सभी संगठनों में मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसीलिए कई बार, जैसे मान ली पुलिस है, अभी कहीं घटना हुई और उस घटना में पुलिस वाले बहुत सारे घायल हो गए, मान लीजिए ढेर सारे लोग घायल हो गए, और जो सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई ना करके वो उल्टा प्रशासनिक अधिकारियों को या पुलिस वालों को उन्हीं को दंडित कर दें, तो क्या होगा? पुलिस बल का मनोबल डाउन हो जाएगा ना। तो क्या वो इस सही प्रकार से काम कर पाएंगे? नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है किससे? उनके मनोबल से। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मनोबल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन अभी। स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? क्या कहा इन्होंने कि स्थायी यानी ये फिक्स होते हैं, इनको प्रॉपर वेतन मिलता है, और ये कुशल अधिकारी होते हैं, ठीक है, और पेशेवर निकाय यानी प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पर लोक सेवा को, यानी क्या कहा इन्होंने कि जो पब्लिक सर्विस है, जो लोक सेवा है, यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, ठीक है, इनमें भर्ती होने वाले कार्मिक यानी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, पीसीएस हैं, पीपीएस हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, कि जो लोक सेवाएं हैं, इसको किसने परिभाषित किया? किस आधार पर? कि यह स्थायी होती है, यह वैतनिक होती है, और इसमें जो लोग होते हैं वे कुशल होते हैं, और वे क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। इस रूप में इनको किसने परिभाषित किया? तो एलडी व्हाइट नहीं, ऑग नहीं, आरजी गैटल ये भी नहीं, हरमन फाइनर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया है। हरमन फाइनर, स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? हरमन फाइनर। क्या कहा इन्होंने कि जो सिविल सेवक होते हैं वे फिक्स स्थायी होते हैं, ठीक है, टेम्पोररी नहीं होते, वैतनिक होते हैं, रेगुलर सैलरी पाते हैं, और कार्यकुशल होते हैं, ठीक है, और अपने काम के लिए प्रोफेशनल होते हैं। ऐसा किसने कहा? हरमन फाइनर ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्ति परख होता है। कह रहा है किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्ति परख होता है, और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। किस प्रकार का, जब क्वेश्चन लंबा हो तो उसको पढ़ा करिए 1-2 बार उससे, और उसमें मेन चीज को अंडरलाइन कर देना। क्या अंडरलाइन करना है इसमें? देखिए, किस प्रकार का परीक्षण, टेस्ट, मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्ति परख यानी इंडिविजुअल होता है, और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह, यानी ऐसा कोई टेस्ट, ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई व्यवस्था जो इंडिविजुअल हो रही हो, यानी आप वहां पर अकेले हों और आपके साथ 2-4 लोग आपको जज करने वाले हों, ठीक है, उस प्रक्रिया में आप गुजर रहे हों, और उस प्रक्रिया पर लेकिन आपका संदेह होता है कि पता नहीं हमें किस दृष्टिकोण से आकलन करें, ठीक है, उसके साथ देखा जाता है किसको? लिखित परीक्षा को, मौखिक परीक्षा को, प्रदर्शन परीक्षा को, योग्यता परीक्षा को। तो भाई लिखित परीक्षा तो व्यक्तिगत होती नहीं है, प्रदर्शन परीक्षा भी सबके सामने होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जो उसको माप रहे होते हैं वो भी होते हैं, और आपके साथ अन्य लोग भी खड़े रहते हैं। योग्यता परीक्षा में मान लीजिए फिजिकल टेस्ट कोई होना है तो वहां पर भी सब लोग होते हैं। मौखिक परीक्षा एक ऐसा पक्ष होता है साहब, जो क्या होता है? मौखिक परीक्षा, पहली चीज तो ये व्यक्तिगत होती है, दूसरा संदेह
अक्सर लोगों को इंटरव्यू से शिकायत रहती है, क्योंकि इंटरव्यू में वास्तव में कोई कुछ नहीं कह सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि आज हम बहुत बेहतर करके आएंगे या हमने आज बहुत बेहतर किया है और हमें अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत आधार पर बताऊंगा आपको, तो हमने जिस इंटरव्यू को सोचा कि इसमें बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, मेरा बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा, अक्सर हुआ कि उसमें कम नंबर मिला। तो एक्चुअल में कभी आप, या क्योंकि आप नहीं जज कर रहे, जज आपको कोई और कर रहा है, और वह किस बात को, आपके किस तथ्य को, किस बात करने के तरीके को बेहतर समझता है, बेहतर मापता है, इसका निर्धारण भी वही करेगा, आप नहीं करेंगे। तो जज करने वाला यह जज करेगा कि आप उस वहां पर कितना खरे उतरे, कितना खरा नहीं उतरे। तो क्या होगा भाई, संदेह तो आपको होगा ना कि पता नहीं कैसे किया, सही किया, गलत किया, जो भी किया। ये किसमें होता है? मौखिक परीक्षा में होता है। ठीक है, किसमें होता है? मौखिक परीक्षा में होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप